हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि वर्चुअल बॉक्स क्या होता है और इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको इतना आइडिया होगा कि वर्चुअल मशीन्स क्या होते हैं। अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैं बता दूं कि वर्चुअल मशीन्स वो होते हैं जो आपके फिजिकल मशीन्स के अंदर इंस्टॉल होते हैं। लाइक अगर आपका कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप चाहे विंडोज यूज कर रहे हैं, मैक यूज कर रहे हैं या लिनक्स यूज कर रहे हैं, अगर उसके अंदर आप एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में, तो आप वर्चुअल मशीन्स का यूज करके आप कर सकते हैं और एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स आप बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी जो सिस्टम है, जो मेन सिस्टम है, उसके कॉन्फ़िगरेशन पे। अगर आपका मशीन पावरफुल है तो आप उस पर मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंस्टॉल कर सकते हैं। वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट करने के लिए बहुत सारे टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि एक जो है जो आपके सामने ओपन हुआ है वर्चुअल बॉक्स। इसके अलावा VMware है, पैरेलल है और भी बहुत सारे टूल्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। लेकिन जो मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ वो वर्चुअल बॉक्स है, क्योंकि ये फ्री है और ये काफ़ी प्रोफेशनल भी है। ऐसा नहीं है कि फ्री है तो बेकार है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। बाकी के जो वर्चुअल मशीन टूल्स आते हैं वो काफ़ी कॉस्टली भी हैं। एज अ डेवलपर अगर आपको यूज़ करना तो मुझे नहीं लगता कि वो ओरेकल वर्चुअल बॉक्स से बेटर कुछ है। तो फिलहाल इस वीडियो में हम वर्चुअल बॉक्स को ही देखेंगे, किस तरीके से डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे और यूज़ करेंगे। वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड करने के लिए आपको जाना होगा virtualbox.org वेबसाइट पे। यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे इतना बड़ा सा बटन दिया हुआ है कि डाउनलोड वर्चुअल बॉक्स 7। तो वर्जन 7 यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन जो है वो है, रिलीज हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में 7.0.6। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, जो कि आपको चूज करना होगा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग। अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं, जो आपका एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज है तो आपको विंडोज, मैक है तो मैक, लिनक्स है तो आपको लिनक्स। इसी तरीके से अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको चूज करना होगा। मैंने अपने सिस्टम पे ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो एक बार मैं अपना ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो ये मेरा वर्चुअल बॉक्स है। अगर इसका वर्जन आप देखेंगे तो मैं पर्सनली वर्जन 6.1 यूज कर रहा हूँ। अभी मैंने अपडेट नहीं किया क्योंकि 7 के साथ मुझे कुछ दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए मैंने 6 ही रखा हुआ है अभी। अगर आपको भी इस तरीके से कुछ प्रॉब्लम होती है 7 में और आप पुराना बिल्ड यूज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे अगर नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे वर्चुअल बॉक्स जो ओल्डर बिल्ड्स है आपको यहाँ से मिल जाएगा। वर्चुअल बॉक्स ओल्डर बिल्ड्स, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे बिल्ड्स की लिस्ट मिल जाएगी। जैसे कि मैं 6.1 यूज कर रहा हूँ तो इस पे 6.1 पे जाएंगे और यहाँ से आके अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। तो मैं Ubuntu 22 यूज कर रहा हूँ, तो मैं Ubuntu 22 पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे .dev फाइल डाउनलोड हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो विंडोज की exe फाइल हो जाएगी, मैक यूज कर रहे हैं तो DMG फाइल। जो भी फाइल आपकी डाउनलोड होती है उस पर डबल क्लिक करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। लिनक्स के केस में थोड़ा सा अलग है। लिनक्स में इंस्टॉलेशन का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। जैसे कि अगर यहाँ जाएंगे तो हमारी जो फाइल है वो डाउनलोड हुई है डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर। तो इसको इंस्टॉल करने का तरीका होता है dpkg -i sudo लगाना पड़ेगा पहले, एंड देन हमारा पैकेज का नाम, ये करके अगर आप एंटर प्रेस करते हैं तो इंस्टॉलेशन लिनक्स में हो जाएगा। एक बार इंस्टॉल हो जाएगा तो आपका इसी तरीके से ओपन होके आ जाएगा। मेरे केस में देखेंगे मैंने यहाँ पे 2 ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम बना रखे हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपका कुछ नहीं आएगा। तो एक बार बात करते हैं इस इंटरफेस की। यहाँ पे आपको मेनू में आप देखेंगे मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे। मशीन्स में भी आपको नया मशीन क्रिएट करने का सब कुछ ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको जो सबसे पहला काम करना होगा, यहाँ पे आकर एक नया वर्चुअल मशीन क्रिएट करना होगा। आप इस न्यू बटन पे क्लिक करके या मशीन में जाकर के न्यू क्लिक करके आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे न्यू पे आएंगे। यहाँ पे उसके बाद आपको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए नाम देना होगा, तो मैंने यहाँ Ubuntu दे दिया। ये वो लोकेशन है जहाँ पे आपका वर्चुअल मशीन एक्चुअली फिजिकली स्टोर होता है आपके सिस्टम में। तो अगर मैं आपको ये पाथ दिखाऊं तो यहाँ कुछ इस तरीके से ये पाथ दिखता है। देखेंगे यहाँ पे रेड हैट है, यहाँ रेड हैट की फाइल्स पड़ी हुई हैं। होम असिस्टेंट है तो यहाँ होम असिस्टेंट की फाइल्स पड़ी हुई हैं। तो इस तरीके से आपकी फाइल्स आपके फिजिकल ड्राइव में सेव होती हैं और आप इनको इजिली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, किसी और मशीन में भी लेके यहाँ से जा सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट लोकेशन आपका होम फोल्डर के अंदर होता है और वर्चुअल बॉक्स भी होता है, लेकिन अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने जा रहे हैं उसका टाइप चूज करना पड़ता है। तो अगर Ubuntu लिया तो उसका टाइप लिनक्स है, आप मैक ओएस इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसका मैक ओएस, विंडोज है तो आपको यहाँ से विंडोज चूज करना पड़ेगा। इसके बाद इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन है वो लाइक Ubuntu 64 बिट है, 32 बिट है, डेबियन वर्जन है। जैसे लिनक्स में मल्टीपल, आपको पता है अगर मल्टीपल फ्लेवर्स आते हैं लिनक्स के, तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम फ्लेवर के अकॉर्डिंग आपको चूज करना पड़ेगा यहाँ से वर्जन। तो मेरा Ubuntu 64 बिट है, वो बाय डिफॉल्ट वैसे डिटेक्ट कर लेता है। अगर आप यहाँ Ubuntu नाम देंगे, डेबियन नाम देंगे तो बाय डिफॉल्ट वो डिटेक्ट कर लेता है। अगर नहीं करता है तो आपको यहाँ से आके मैन्युअली चूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपका होता है मेमोरी साइज चूज करने का। मेमोरी साइज में आप मिनिमम 4 MB से लेकर के लाइक मेरा 8 GB तक है तो 8 GB तक दिखा रहा है। लेकिन जो ये ग्रीन पार्ट आप देख रहे हो ना, इसका मतलब है कि आपको सिर्फ रिकमेंडेड है कि आप ग्रीन पार्ट तक ही इसको रैम दो, क्योंकि अगर आप इससे ज्यादा देते हो तो आपका जो सिस्टम है, जो आपका होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो थ्रॉटल करने लगेगा, उसको चलने में प्रॉब्लम होगी। कोशिश कीजिए कि इस लाइन से, इस ग्रीन बार से आगे ना जाए। तो अगर लेट से मैं 1 GB रैम इसको देता हूँ 10
224 MB। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को मैंने 1 GB रैम दे दिया। उसके बाद मुझे इसमें हार्ड ड्राइव अटैच करनी है। तो हार्ड ड्राइव भी अटैच करने का मतलब कि वर्चुअल ड्राइव क्रिएट करता है। तो यहाँ पे क्रिएट अ वर्चुअल हार्ड डिस्क नाउ क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। तो जो मैं रिकमेंड करूंगा वो है VDI वर्चुअल डिस्क इमेज। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे और है कि स्टोरेज ऑन फिजिकल हार्ड डिस्क जो है, इनमें से आपको जो चूज करना होगा वो डायनेमिक है या फिर फिक्स साइज है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, जब आप डायनेमिक लेते हैं तो अगर आपने यहाँ पे 10 GB लिया हुआ है तो जो डिस्क की साइज आपके सिस्टम में दिखाएगा वो 10 GB मतलब उसका पार्टीशन साइज तो रहेगा, लेकिन जितना एक्चुअल जो उसमें डेटा सेव होगा सिर्फ वो साइज आपको दिखाएगा। लेट से अगर आपने 10 GB दिया हुआ है और जो डेटा राइट हुआ है उस इमेज के अंदर वो 2 GB का है, तो उस डिस्क का साइज जो है वो 2 GB रहेगा। इस तरीके से ये मैक्सिमम लिमिट हो जाएगी उसकी, कि जो डिस्क का साइज मैक्सिमम बनेगा वो 10 GB तक ही होगा केवल। और फिक्स साइज क्या होता है कि फिक्स साइज अगर हमने ले लिया तो अगर यहाँ पे 10 GB लिख दिया तो जो इनिशियल जो इमेज क्रिएट होगा, जो इमेज हमारा जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया था, ये जो इमेज है वर्चुअल बॉक्स के अंदर, तो ये इमेज इनिशियल साइज ही उसकी जो आपकी है वो 10 GB की हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे देखें अभी 5 GB, यहाँ पे मैंने 10 GB लिया था लेकिन 5 GB ही दिखा रहा है। तो ये अगर आप फिक्स साइज ले लेंगे तो यहाँ 10 GB दिखाने लगेगा, उतना स्पेस आपके सिस्टम से इमीडिएटली चला जाएगा। और अगर आप डिस्क साइज कम ज्यादा करना चाहते हैं तो स्लाइडर को कर सकते हैं इधर उधर करके, या फिर यहाँ पे डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद आप क्रिएट बटन पे क्लिक कर देंगे और इस तरीके से जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक समझने वाली चीज है कि अभी आपने जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्रिएट किया है, जो उबंटू इंस्टॉल करने का कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए हमें इसको इमेज प्रोवाइड करना पड़ेगा उबंटू का। तो अगर इस पे आप क्लिक करेंगे, किसी भी इमेज पे आप क्लिक करते हैं, लेट से आप उबंटू पे क्लिक करते हैं, जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन लिया हुआ है आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि क्या क्या इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन सिलेक्ट हो रहे हैं। लेट से अगर आप कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना चाहते हैं मशीन इंस्टॉल करने से पहले, तो आप सेटिंग्स में जाकर के वो चेंज कर सकते हैं। सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे ऑप्शंस आप देखेंगे आ जाएगा। आपके पास सारे ऑप्शंस है, लाइक सिस्टम से रिलेटेड बेस मेमोरी अभी भी चेंज कर सकते हैं। आपको कितना प्रोसेसर वगैरह चेंज देना है वो भी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। मेरे केस में 12 CPUs है तो मैं लेट से 2 CPUs इसको असाइन कर देता हूँ। डिस्प्ले आकर के वीडियो मेमोरी वगैरह चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। स्टोरेज अगर एक्स्ट्रा ड्राइव आपको माउंट करनी है वो कर सकते हैं। इसके अलावा ऑडियो नेटवर्क से रिलेटेड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो आपका स्टोरेज है। यहाँ पे आकर के यहाँ पे आप देखेंगे एम्प्टी दिखा रहा है, तो ये बेसिकली आपका एक तरह से कह लीजिए कि ये जो USB पेन ड्राइव या फिर जो आप CD लगाते हो वो चीज है। इस एम्प्टी पे क्लिक करके आपको यहाँ से डिस्क इमेज चूज करना पड़ेगा। तो मेरे केस में अभी शायद मेरे सिस्टम में कोई डिस्क इमेज नहीं है तो मैं जल्दी से डाउनलोड कर लेता हूँ। तो मेरे केस में नहीं था तो मैंने यहाँ पे डाउनलोड लगा दिया है, थोड़ी देर में भी डाउनलोड हो जाएगा। तब तक मैं बाकी चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि ऑडियो में अगर आप ऑडियो ड्राइव इनेबल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नेटवर्किंग यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। यहाँ पे आपका अडाप्टर दिया, जो अडाप्टर 1 में आएंगे, अगर आप इसको डिसेबल कर देते हैं तो नेटवर्किंग आपके सिस्टम में जो वर्चुअल मशीन है उसके अंदर नेटवर्किंग आपका इनेबल नहीं रहेगा। यहाँ पे मल्टीपल जो नेटवर्क टाइप है वो अडाप्टर टाइप दिए गए हैं, तो इसमें से मैं एक दो एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे नेट है, नेट में बेसिकली क्या होगा, जब अगर आप इसको चूज करके करेंगे तो जो वर्चुअल मशीन को जो IP असाइन होगी वो लोकल IP असाइन होगी, और वो मशीन सिर्फ इस मशीन के जो आपका मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसी के अंदर से एक्सेसिबल होगा। लेकिन अगर आप यहाँ से ब्रिज अडाप्टर चूज करते हैं तो ब्रिज अडाप्टर में क्या होगा, तो जो आपका वर्चुअल मशीन है वो एक सेपरेट मशीन जैसा वर्क करेगा। लेट से आपकी मशीन की IP जो है 192.168.0.12 है, और जब ये आप यहाँ से नेटेड ऑपरेटिंग लेंगे तो वहाँ पे कुछ लाइक 172 कुछ भी हो सकता है, जो भी उसका लोकल IP एड्रेस होगा जो भी उसको मिलेगा असाइन कर देगा। ये आपका नेट के केस में होगा। तो ये जो IP होगी ये आपके सिस्टम में जो आपका नेटवर्क है, जहाँ पे आपका राउटर लगाया, राउटर की तो जो IP होती है 192 होगी मान लीजिए, लेकिन अगर यहाँ पे कोई आपका कंप्यूटर रखा हुआ है, इसके जरिए आप इसको एक्सेस कर पाएंगे, लेकिन अगर यहाँ से इसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो वो एक्सेसिबल नहीं होगा। तो ये नेट के केस में होगा। लेकिन अगर आप यहाँ से ब्रिज अडाप्टर लेते हैं, राइट, जब ब्रिज आप लेंगे तो यहाँ पे इस IP की जगह पे आपको IP एड्रेस जो मिलेगी वो 192.168.0. समथिंग मिलेगी, और ये कुछ भी हो सकती है। 12 के बाद 14 हो सकती है, 16 होती है, 13 हो सकती है, जो भी आपके DHCP होगा, या 114 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस केस में क्या होगा, VM जो है वो एक तरीके से सेपरेट मशीन वर्क कर रहा है। ये आपका मेन होस्ट वाला हो गया मशीन, राइट, ये आपका होस्ट हो गया और ये आपका VM हो गया। तो अब VM मशीन जो होगा ना वो भी आपको यहाँ से इसके थ्रू एक्सेसिबल हो जाएगा। उसके बाद आपको जो एडाप्टर है वो चूज करना पड़ता है, किसके थ्रू आपको इसको लाइक ब्रिज करना है। तो यहाँ पे जो होगा वो आपको चूज करना पड़ेगा, आपका जो इथरनेट का एडाप्टर होगा वो कैसे पता चलेगा आपका कौन सा है। तो बेसिकली अगर आप यहाँ जाते हैं और टर्मिनल पे IP स्पेस A लिखते हैं, तो मेरे केस में देखेंगे बहुत सारे मेरे नेटवर्क
आपके अडाप्टर बने हुए हैं बेसिकली। यहाँ पे जो आपका मेन होगा ENO1, जिसमें आपके सिस्टम की जो IP होगी वो दिखेगी, तो ये आपका मेन अडाप्टर होगा। तो यहाँ पे मैंने ENO1 ले लिया है और कुछ नहीं करना आपको, एडवांस वगैरह में कुछ नहीं करना है। यहाँ बेसिकली डाटा टाइप वगैरह ले रहा है। उसके बाद आपका सीरियल पोर्ट है, इसको कुछ नहीं करना है। USB में भी कुछ नहीं है। अगर आपको USB ड्राइव है, जो USB पोर्ट है वो शेयर करना चाहते हैं होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो यहाँ पे आके कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कोई फोल्डर अगर आप लोकल फोल्डर जो होगा, जो कि मेरे कंप्यूटर में है, और वो चाहते हैं कि वर्चुअल मशीन के अंदर एक्सेसिबल हो, तो यहाँ से आकर के आप माउंट कर सकते हैं वो पर्टिकुलर फोल्डर। इतना सेटिंग हो जाएगा। उसके बाद हमें आना है अपना स्टोरेज वाला। यहाँ पे आकर के अब हमें माउंट करना है अपना डेस्क इमेज। तो एक बार देख लेते हैं हमारा डेस्क इमेज डाउनलोड हो गया है कि नहीं। तो हमारा इमेज जो डाउनलोड हो चुका है। अभी चलते हैं वर्चुअल बॉक्स सेटिंग्स में, स्टोरेज एम्प्टी पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आकर के हम सेलेक्ट करेंगे अपना डेस्क इमेज जो कि 1222 है। इसको क्लिक करके ओपन करेंगे और यहाँ पे देखेंगे ये सेलेक्ट होके आ गया है। ओके क्लिक कर देंगे और इतना हो जाने के बाद आपका डेस्क यहाँ पे माउंट हो गया, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे हमने जो ISO डाउनलोड किया था वो माउंट कर दिया है। उसके बाद हम स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से जो हमारा जो Ubuntu इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, ट्राई और इंस्टॉल पे क्लिक करके ओके करेंगे। एक चीज़ और है, जैसे कि आप कर्सर यहाँ ले जाएंगे, देखें कर्सर गायब हो जा रहा है, राइट। अगर आप इसमें क्लिक कर देते हैं उसके बाद क्या होता है ना, कर्सर लॉक हो जाता है। तो वो जो लॉक होता है कर्सर, वो राइट साइड में जो कंट्रोल आपके कीबोर्ड में होता है उससे आपको रिलीज हो जाता है। जैसे यहाँ देखें राइट कंट्रोल, राइट CTRL लिखा हुआ, तो राइट कंट्रोल को प्रेस करेंगे ना, तो आपका जो कर्सर है वो रिलीज हो जाएगा। तो इस तरीके से जो इंस्टॉलेशन का विंडो ओपन होके आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ से इंस्टॉल पे क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर Ubuntu को ट्राई करना चाहते हैं तो आप ट्राई भी कर सकते हैं। तो चलिए ट्राई पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे इस तरीके से आपका जो Ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन होके आ गया। तो फिर बेसिकली ये ट्राई मोड में, अगर आप देखेंगे इसको मैं रिसाइज कर रहा हूँ तो रिसाइज भी नहीं हो रहा है। लेकिन आप इसमें पूरी तरीके से सब कुछ यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप लाइव CD यूज़ करते हैं जब आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं Ubuntu वगैरह। अगर आपको लगता है कि इसको इंस्टॉल करना है, आप डबल क्लिक करके यहाँ से इंस्टॉल Ubuntu 22 LTS को इंस्टॉल कर सकते हैं। सेम जैसे आपका बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम्स में वर्क करता है, सेम वही प्रोसीजर है, कुछ नया नहीं है यहाँ पे। यहाँ से मैं मिनिमल इंस्टॉलेशन लेता हूँ ताकि जल्दी से इंस्टॉल हो जाए। यहाँ से इरेज डिस्क करता हूँ। तो एक चीज़ है कि इरेज डिस्क करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपके सिस्टम का डिस्क इरेज हो जाएगा, वो डिस्क इरेज होगा जो इसके अंदर जो हमने वर्चुअली क्रिएट किया था। अगर यहाँ पे गो बैक समथिंग एल्स पे करूंगा, मैं यहाँ पे समथिंग एल्स पे क्लिक करके कंटिन्यू करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे डेव SD दिखा रहा है, जो इसकी साइज है 11.4 GB है, जो कि हमने वर्चुअल डिस्क जो दी थी वो ये है। तो अगर यहाँ से कुछ भी होता है, लाइक यहाँ पार्टीशन बनाते हैं, डिलीट करते हैं, तो आपका मेन जो सिस्टम है उसमें कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से ले लेता हूँ ये इरेज डिस्क और इसको ऑटोमेटिक पार्टीशन वगैरह बनाने देता हूँ, कंटिन्यू। और बाकी जैसे भी इंस्टॉलेशन है आपका मेन जो स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन होता है, सेम प्रोसेस है। यहाँ पे ले लेते हैं हम और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। सेम प्रोसीजर फॉलो करके आप विंडोज़ का, मैक OS का, जो भी आपके जो बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, चाहे BSD हुआ, सोलरिस हुआ, सबको इंस्टॉल कर सकते हैं। जो मेन वर्चुअल मशीन क्रिएट करने का प्रोसीजर है वो आपका सेम रहेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने का जो प्रोसीजर होगा, जैसे कि इसके अंदर जैसे मैं ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस कर रहा हूँ, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग से ही आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो वीडियो को करते हैं फास्ट फॉरवर्ड और चलते हैं जब ये पूरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। रिस्टार्ट पे क्लिक करते हैं। अभी हमारा जो इंस्टॉलेशन है वो डन हो चुका है। अब यहाँ पे दे रहा है कि प्लीज़ रिमूव इंस्टॉलेशन मीडिया, क्योंकि आपको पता है अगर आपने Ubuntu इंस्टॉल किया है तो जो हमने मीडिया इसमें अटैच किया था यहाँ से आकर ISO, इसको रिमूव करना होता है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये रिमूव हो चुका है, अगर नहीं होता तो आपको इसको रिमूव करना पड़ता। उसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये कंटिन्यू कर जाएगा। तो इस बार जो ये बूट करेगा वो इंस्टॉलेशन से बूट करेगा, ना कि आपका जो ISO अटैच किया था, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्टिकल ड्राइव जो है एम्प्टी दिखा रहा है, तो यहाँ पे कोई भी ISO अटैच्ड नहीं है। और इस तरीके से जो हमारा यूज़र बन के आ गया, यहाँ लॉग इन कर लेते हैं। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बची है जिसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तो इसको स्किप कर देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। तो जब आप इसको रिसाइज़ करते हैं देखेंगे तो ये रिसाइज़ आपके जो मेन विंडो है उसके अकॉर्डिंग ये रिसाइज़ नहीं हो रहा है। अगर आप इसको फुल स्क्रीन करते हैं तो फुल स्क्रीन भी नहीं हो रहा है। ये इशू आपके लिनक्स, विंडोज़, बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ भी हो सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, वो अगर आप यहाँ आएंगे डिवाइसेस में और यहाँ पे देखेंगे एक ऑप्शन है इंसर्ट गेस्ट एडिशन CD इमेज, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक डिस्क माउंट हो जाएगी। सेम चीज़ आपके बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम्स में भी माउंट हो जाएगी। बस डिफरेंस इतना है कि अगर विंडोज़ है तो एक ही रहेगा रन करने के लिए, और लेकिन लिनक्स के केस में हमें लिनक्स वाला इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे बोल रहा है इसको सूडो के साथ रन करना है, तो सूडो के साथ रन कर देते हैं और उसके बाद अपना पासवर्ड दे देते हैं। तो इस तरीके से ये इंस्टॉलेशन वाला जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। जो भी इसके मॉड्यूल्स वगैरह वो सब डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देगा। सो यहाँ पे अब दे रहा है कि द रनिंग कर्नल मॉड्यूल विल नॉट बी रिप्लेस अंटिल सिस्टम इज़ रीस्टार्टेड। तो एक बार इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं जिससे कि जो हमारा लेटेस्ट चेंजेस है वो अप्लाई हो जाए।
और थोड़ा सा वेट करते हैं इसके रीस्टार्ट होने का। वापस से लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई भी विजुअल चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप रिसाइज करेंगे इसको तो आप देखेंगे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपके विंडो के साइज के अकॉर्डिंग रीस्टार्ट हो गया। अगर फुल स्क्रीन करते हैं तो आपका ये फुल स्क्रीन भी हो जाता है। तो गेस्ट एडिशन इंस्टॉल करने का ये सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम का विंडो है वो रिस्पॉन्सिव हो जाता है। तो ये बाकी जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए भी सेम एप्लीकेबल है। अगर आपका ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल नहीं होता है तो आपको इस तरीके से आकर यहाँ से इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अभी आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल हो सकता है कि आखिर हमको इसकी ज़रूरत क्या है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं, हमारा तो एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी है और इतना क्यों रिसोर्सेज बर्न करना हमारे सिस्टम का। तो उनके लिए ये है कि जैसे आप मान लो डेवलपर हो, आप वर्क कर रहे हो, तो अगर आप किसी चीज़ पे काम करते हो तो वो एक आपको कभी कभी फ्रेश ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है, क्योंकि आज जब आप काम करना स्टार्ट करते हो तो उस वक्त बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होती हैं और आपको पता नहीं। जैसे डिपेंडेंसीज वगैरह, आप मान लो पाइथन प्रोजेक्ट कर रहे हो तो वहाँ पे डिपेंडेंसीज इंस्टॉल होती है, नोड प्रोजेक्ट कर रहे हो वहाँ ऑलरेडी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल होती है, तो आपको पता नहीं होता है कि कौन कौन सी डिपेंडेंसीज पहले से इंस्टॉल है, कौन सी नहीं चाहिए। हाँ है, उसमें वर्चुअल एनवायरनमेंट्स वगैरह आप पाइथन में क्रिएट कर सकते हो, लेकिन स्टिल कई बार होता है कि कुछ सिस्टम के पैकेजेस की भी जरूरत होती है, तो वो आपको एक्चुअली आइडिया नहीं लगता है कि कैसे करना है। और जब आप किसी और को वो सेम फाइल देते हो तो बोलता है हमारे सिस्टम पे नहीं चल रहा है, आपको पता ही नहीं चलता है कि कौन सी एक्स्ट्रा डिपेंडेंसीज उसके लिए चाहिए। बहुत सारे सिनेरियोज हैं जिसके लिए इसकी जरूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि आप इस तरीके से वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं, ये आपके रिसोर्सेज लेगा, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसका, क्योंकि इसमें पूरा फुल फ्लेज ऑपरेटिंग सिस्टम आप रन कर रहे हो उबंटू का, जो कि अननेसेसरी है। अगर आप सिर्फ डेवलपमेंट की बात करें जहाँ पे आपको शायद GUI की भी ज़रूरत नहीं है, ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की भी ज़रूरत नहीं है, उस केस में मेरे पास एक और ऑप्शन है, एक सोल्यूशन है जिसका वीडियो मैं नेक्स्ट अपलोड करने वाला हूँ। तो आप एक कमांड सिस्टम पे टर्मिनल पे रन करोगे और आपका पूरा का पूरा उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा और फिर आप अपना डेवलपमेंट वगैरह कर सकते हो। तो बेसिकली जो मेरा नेक्स्ट वीडियो इसी से रिलेटेड है कि आप एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कैसे सेटअप कर सकते हो वर्चुअल बॉक्स का यूज़ करके। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं क्या इसमें अच्छी चीज़ें थी, क्या कमियां, वो भी आप ज़रूर बताएं। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब